सुनाई दे रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्लूरल के सेंस में अगर स्टैटिक्स का यूज करते हैं, सिंगुलर अगर हम उसका सिंगुलर के यानी उस शब्द को सिंगुलर यहाँ पे हम लगाते हैं ना एस या एस लगने से, जैसे मैथमेटिक्स है वो सिंगुलर शब्द है लेकिन पीछे एस होता है, हम ये सोचते हैं मैथमेटिक्स कोई प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है, उसमें लास्ट में एस आता है तो कोई बात नहीं। तो जैसे मैथमेटिक्स के एंड में एस आ जाता है, बट उस शब्द को हम क्या लेंगे, सिंगुलर वे में ही तो एक वचन के रूप में ही तो लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स शब्द है, अगर उसका सिंगुलर के रूप में लेते हैं तो उसका मतलब होता है एक सब्जेक्ट, ठीक है, सांख्यिकी नाम का एक सब्जेक्ट। और अगर हम प्लूरल के रूप में स्टैटिक्स को लेते हैं कि हमें स्टैटिक्स दे दीजिए किसी भी चीज का आपको प्रोवाइड किया, तो वहां पे स्टैटिक्स का मतलब होता है डेटा, आंकड़े, ठीक है, क्लियर है? तो वहां पे स्टैटिक्स का मतलब होता है डेटा और आंकड़े मैंने बता दिया, ठीक है। स्टैटिक्स यानी आंकड़ों का एक सेट ऑफ डेटा, यानी जिसमें बहुत तरह का डेटा हो, बहुत सारा डेटा हो, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मीनिंग और उसकी परिभाषा, स्टैटिक्स की परिभाषा, और हमने ये मीनिंग कर लिया है, ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंस है क्या है वो मैंने बता दिया है। जो शुरुआत में क्या था, जो स्टैटिक्स जो डिसिप्लिन है नाम का जो सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, तो उसको एक अलग पहले इसको स्टैटिक्स जो है मैथमेटिक्स के अंडर में ही, मैथमेटिक्स के अंदर ही जैसे ना मीन मीडियन मोड ये सारी चीजें पढ़ लेते थे, ठीक है। लेकिन एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने कब लग गया, तो 1749 में, ठीक है। तो 1749 में एक इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है, यानी बिल्कुल एक अलग विषय के रूप में कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में कब पढ़ा जाने लग गया, तो 1749 में पहली बार सांख्यिकी को एक अलग सब्जेक्ट का दर्जा मिला, ठीक है। और इसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, गॉटफ्रीड ठीक है, गॉटफ्रीड एक्लमैन को इसका श्रेय जाता है। तो ये व्यक्ति था जिसने क्या है पहली बार, ठीक है, तो स्टैटिक्स को एक अलग सब्जेक्ट का जो है दर्जा दिलवाया, उसने इस सब्जेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। तो ये थी इसकी हिस्ट्री की। और फिर मैंने बताया शुरू में जो है, मान लीजिए 19वीं शताब्दी के एंड तक, ठीक है, तो इतनी ज्यादा आर्थिक गतिविधियां नहीं होती थी, तो जो काम धंधे हैं तो सिंपल एग्रीकल्चर है। और 18वीं शताब्दी के अंदर ही तो, ठीक है, 18वीं शताब्दी के आखिर में ही क्या है, जो है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, उद्योगों की, आधुनिक जो उद्योग है उनकी स्थापना हुई। तो उससे पहले जनसंख्या, कुल जनसंख्या भी कम होती थी, और मनुष्यों के द्वारा जो की जाने वाली आर्थिक गतिविधियां हैं तो वो भी सीमित होती थी, उनकी संख्या भी सीमित होती थी, और जो प्रोडक्शन होता था किसी चीज का वो सारी चीजें ही कम होती थी।
ठीक है। तो इसलिए जो है आंकड़े होते, यानी होता ना कि कम जानकारियों की कम आवश्यकता होती थी। लेकिन आधुनिक अगर समय की बात करें तो इतने बड़े देश हैं, जैसे हम अगर हमारे देश की बात करें, इतने सारे लोग हैं, ठीक है। तो इतने सारे काम आजकल, कितने तरह के, अब हजारों तरह के काम होते हैं, ठीक है, यानी जिनके द्वारा आप आजीविका, यानी हजारों तरह की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट है उसको अपना प्रशासन चलाने के लिए, आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो है उनको उनके पास आंकड़े होना जरूरी है, ताकि वो उन चीजों से संबंधित डिसीजन ले सके, ठीक है। तो यानी जो स्टैटिक्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना केवल एकेडमिक्स के लिए, ना केवल पढ़ने के लिए, ना केवल चीजों को समझने के लिए, बल्कि गवर्नमेंट के लिए, हर देश की गवर्नमेंट के लिए, उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। अगर आंकड़े नहीं हो तो सरकारें चल ही नहीं सकती। तो जो आधुनिक सरकार है या पुरानी सरकारें भी लगा लो, यानी इवन जो पहले राजशाही होती थी, तब भी आंकड़े तो इकट्ठे ही किए जाते थे। यानी आपकी सेना कितनी है, आपके पास जो है घुड़सवार है वो कितने, तो चीजों का जो संख्यात्मक विवरण है, उनका संख्या, यानी चीजों की संख्यात्मक जानकारी, कोई चीज कितनी है, कितने लोग हैं, कितने घर हैं, ठीक है, कितने शहर हैं, तो संख्यात्मक जो विवरण है, संख्यात्मक जानकारी है, वो होना जरूरी ही जरूरी है, ठीक है। तो पहले क्योंकि लिमिटेड जनसंख्या होती थी, लिमिटेड आर्थिक गतिविधियां होती थी, तो इसलिए इतने बड़े पैमाने पर जो है अलग से सब्जेक्ट के तौर पर इसका विकास नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई, जैसे ही जो आर्थिक विकास है वो बढ़ा, ठीक है, तो नई तरह आर्थिक जो है क्या बोलेंगे, औद्योगिक क्रांति आने के बाद तरह तरह की नई गतिविधियों का जो है जन्म होने लग गया, और संख्या में भी काफी ज्यादा जो है बढ़ोतरी हो गई। तो इसीलिए खासकर सरकारों को अपना प्रशासन चलाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, तो हर एक चीज का संख्यात्मक विवरण चाहिए, ठीक है। विवरण वाले डिस्क्रिप्शन की कोई चीज कितनी है और क्यों है, वो सारी चीजें उसकी चाहिए, ठीक है। तो अगर सरकार को ये ना पता हो कि हमारा टोटल एरिया कितना है, ठीक है, कुल हमारे देश में कितने लोग हैं, ठीक है, स्कूल कितने हैं, कॉलेज कितने हैं, सड़कें कितनी हैं, तो हर चीज से संबंधित जो है जानकारी और आंकड़े सरकार को चाहिए, तभी वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि मान ली आयात है, निर्यात है, ठीक है, किसी चीज का प्रोडक्शन है, मान लीजिए गेहूं का कितना प्रोडक्शन हुआ, अगर उसके आंकड़े उसके पास ना हो सरकार के पास कि इस साल कितना आपका अनाज का उत्पादन हुआ, तो वो कैसे अपने लोगों को क्या है खाद्य सुरक्षा दे पाएंगे, ठीक है। अगर उन्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास लोग कितने हैं और तुम्हारे पास अनाज कितना है, तो क्या है, तो हर व्यक्ति को भोजन क्या मिल पाना संभव होगा, ठीक है। अगर सरकार के पास जानकारी है कि इस साल टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, उनके लोगों की संख्या कितनी है, यानी डिमांड कितने अनाज की है, ठीक है, और कितना हुआ है, अगर किसी साल अनाज कम हुआ है, यानी सरकार को पता है कि इस साल प्रोडक्शन कम हुआ है और उन्हें जरूरत ज्यादा की है, तो वो अरेंज कर सकते हैं, वो कहीं बाहर से मंगवा सकते हैं। अगर उन्हें ये पता ही ना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो यानी कल्याणकारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, तो प्रशासन को ठीक तरीके से चलाने के लिए और कल्याणकारी कार्य करने के लिए, यानी लोगों की भलाई के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं या विकास के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, तो उनके लिए आंकड़ों का पर्याप्त आंकड़ों का होना जरूरी होता है, ठीक है। यानी पर्याप्त आंकड़े जो पूरी सिचुएशन को सही तरीके से समझने में सहायता करें, अधूरे आंकड़े नहीं, यानी पूरी जानकारी, पर्याप्त जानकारी, जिससे कि कोई व्यक्ति या कोई सरकार है तो सिचुएशन का, उस व्यवस्था का, उस सिचुएशन का पूरी तरीके से एनालिसिस कर सके, विश्लेषण कर सके और किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके और कोई एक निर्णय ले सके, ठीक है। तो इसीलिए समय के साथ जैसे ही प्रगति हुई है, आर्थिक प्रगति हुई है, औद्योगिक क्रांति आई है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति हुई है, तो उसी तरीके से जो है स्टैटिक्स की जो डिमांड है, स्टैटिक्स की आवश्यकता हमें पड़ रही है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारे सब्जेक्टों में स्टैटिक्स को पढ़ा जाता है, क्योंकि अब जो स्टैटिक्स के बिना काम चलता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्टों में आंकड़ों, काफी सारे आंकड़ों का या काफी सारी जानकारियों से हमें डील करना पड़ता है, इसलिए स्टैटिक्स की हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है। क्लियर है?
ठीक है। अब ये देखते हैं कि समय के साथ है ना, जब हमने बात की थी स्टैटिस्टिकल मेथड्स की, समय के साथ क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड है कि कैसे दिखाओगे आप डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, ठीक है, फिर उनको यानी टेबल कैसे बनानी है, ठीक है, उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, और फिर उसको उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, उसकी पब्लिशिंग कैसे करनी। तो समय के साथ जो स्टैटिस्टिकल मेथड है उनमें भी चेंज आया है। तो यानी पहले कैसे करते थे, ठीक है, पहले अगर आपको आंकड़े इकट्ठे करने हैं, आप तो कहीं पर जाइए सर्वे करने के लिए, आप पूछोगे और ऐसे करोगे। तो पहला जो होता था यानी आधुनिक टेक्नोलॉजी से पहले तो मैनुअल तरीके से मतलब व्यक्ति स्वयं जाकर जैसे है खुद से ही आंकड़े इकट्ठे करे, लोगों से बात करके उनसे जानकारी हासिल करे, ठीक है। तो वो पुराना कन्वेंशनल मेथड है। लेकिन अभी क्या हो सकता है, मान लो किसी चीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ऑनलाइन ले सकते हो। अगर जैसे आप वीडियो जब देखते होंगे तो कई बार आपके सामने सर्वे सामने आते होंगे ना, कि स्किप सर्वे, जब ऐड जैसे ऐड आती है उसी तरीके से सर्वे आते हैं, कि कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है। मान लीजिए कोई जो एक सर्वे आया जिसमें ये पूछा गया, मान लो 4-5 जो बड़े ब्रांड के नेम दे दिए, मान लीजिए जैसे साबुन की बात करें तो 5 टॉप के जो ब्रांड है साबुन के, ठीक है, अभी आपका लक्स है, ठीक है, आपका मलनिरमा है, कुछ भी है, यानी जो भी 4-5 नाम दे दिए और आपसे पूछेगा कि आपको इनमें से कौन सा पसंद है, ठीक है। तो जो काम मैनुअली वो जाके वहां पे करते, अब क्या है, ऑनलाइन सर्वे आ गए हैं, ठीक है, यानी ऑनलाइन भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, तो लोग अपनी वहां पे राय दे सकते हैं। पोल आते हैं, जैसे आप टीवी में देखते होंगे, समाचार देखते हैं तो पोल भी करवाए जाते हैं कि कितने परसेंट लोग, यानी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कितने व्यक्ति इसके पक्ष में है, कितने व्यक्ति इसके विपक्ष में है, ठीक है। तो यानी ऑनलाइन तरीके से भी एक तरीके से आजकल जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है, यानी वो जो सर्वे में निकल के आएगा तो वो क्या है, डेटा ही तो है, वो जानकारी है कि मतलब किसी एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर वो जानकारी है कि कितने लोग यानी इस चीज से सहमत हैं या कि कितने लोग इस चीज से असहमत हैं, ठीक है, कितने लोगों को कौन सी चीज पसंद है, यानी को साबुन का कौन सा ब्रांड जो है सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा यानी समय के साथ डेटा कलेक्शन के मेथड चेंज हुए हैं, इंटरप्रिटेशन के मेथड चेंज हुए हैं, और प्रेजेंटेशन के मेथड चेंज हुए हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, कैसे मैप है तो कागज के ऊपर तुम ग्राफ बनाओगे, चार्ट बनाओगे, अभी ऑनलाइन बना सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन मैप बना सकते हो। पहले जो मैप बनाए जाते थे, ठीक है, तो वो आम आदमी नहीं बना सकते, अभी क्या है, ऑनलाइन ही मैप बना सकते हो, ठीक है। तो जिसकी रिक्वायर यानी समय के साथ तो स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है उसकी जो विधि है वो काफी, और उनके जो तरीके हैं मेथड है उनमें काफी इंप्रूवमेंट हुई है, तो वो बहुत आधुनिक हो गए हैं, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन के मेथड भी हैं, इंटरप्रिटेशन के भी हैं, प्रेजेंटेशन के भी हैं, और एनालिसिस करने के मेथड भी आधुनिक हो गए हैं। अब जैसे मान लो पहले कैलकुलेशन करनी होती थी तो हम कागज पेन से मैनुअली करते थे, कैलकुलेटर आ गया तो वो उससे एडवांस है ना, कैलकुलेटर में है ना उतना दिमाग आपने सिर्फ आपको वो फीड करना है, इनपुट डालना है और आउटपुट रिजल्ट आपको मिल गया। उसी तरीके से यानी आपका जो कैलकुलेटर है वो थोड़ा सा सिंपल है। अभी बड़े डेटा हो उसमें एक लिमिट तक का डेटा आ सकता है। अगर जैसे मान लीजिए किसी पूरे राज्य का है, कोई बहुत बड़ा डेटा है, पॉपुलेशन के बहुत बड़े डेटा है जो कैलकुलेटर से हैंडल नहीं कर सकता इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का, तो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर, स्टैटिक्स के अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। तो अलग से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जिसमें बहुत बड़े डेटा को एक साथ फीड कर सकते हैं, उसमें इनपुट भी कर सकते हैं, और उनका कंक्लूजन भी, इसका एवरेज निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है, इसका मीन निकालना है, इसका स्टैंडर्ड, यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप सिर्फ डेटा फीड कीजिए, अभी ये इतने स्टूडेंट हैं, यानी उनके जो है जो डेटा है उसको डाल दीजिए, और उसका उसी चीज से तुम यानी उसमें डालने के बाद उससे चाहे तो मीन निकाल लो, एक क्लिक पे तुम्हारा मीन निकल जाएगा, एक क्लिक पे तुम्हारा मीडियन निकल जाएगा, मोड निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, वेरिएंस निकल जाएंगे। तो एक ही यानी ऐसे सॉफ्टवेयर है सिर्फ जिसमें डाटा इनपुट करना है और आउटपुट यानी वो एनालिसिस करके आपको फटाक से दे देंगे। और प्रेजेंटेशन के लिए भी कि आपको ग्राफ बनाना है ना, तो ऑनलाइन जैसे आपको पाई चार्ट बनाना है, कौन सा कलर देना है, यानी सिर्फ आपको फीड करना है तो उसको शो करने, यानी डेटा प्रेजेंटेशन का भी ऑनलाइन बहुत सारे यानी डिजिटल वे में हम जो है आधुनिक तरीके से उनको कर सकते हैं।
ठीक है। तो यानी समय के साथ स्टैटिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, क्योंकि डेवलपमेंट बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, आंकड़ों की जरूरत बढ़ी है। ठीक है। तो सरकारें बहुत सारे काम करती हैं, लोग बहुत सारे काम करते हैं, और जब भी हमें कोई काम करना होता है तो उससे रिलेटेड जो भी हमें डिसीजन लेना होता है, तो उस डिसीजन के लिए आपके पास जानकारी चाहिए। मान लीजिए आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं या आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कि आसपास कितने लोग हैं, आसपास कितनी दुकानें हैं, ठीक है, और साल में कितने जो बाकी की दुकानें हैं, यानी जो भी चीज का आप खोल रहे हो तो कितने रुपए का यानी सामान बिक जाता। यानी जब भी कोई आपको काम करना होता है, कोई भी आप काम स्टार्ट करिए, तो उससे रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए, तभी आप उसमें सफल हो सकते हो। यानी बिना सोचे समझे यूं ही दुकान खोल के बैठ जाओ कि कितनी डिमांड है इस एरिया में, कितने घर हैं, कितने लोग हैं, यहाँ पे कितना खपत होती है उस जो है सामान की, यानी कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है। तो अगर अगर जानकारी आपके पास नहीं है, यानी उस चीज से संबंधित स्टैटिक्स नहीं है, डेटा नहीं है, चाहे वो सिंगल एक हम व्यक्ति के तौर पे बात करें या सरकारों की बात करें, ठीक है, यानी सरकार को पूरे देश को देखना होता है। अगर हम एक इंडिविजुअल के तौर पे अगर बात करें, तो हम अगर हमें खुद का कोई भी कुछ भी करना होता है तो हमें जानकारी चाहिए। तो हमें तरह तरह के अपने दैनिक जीवन में भी हमें तरह तरह की जानकारियों की जरूरत पड़ती है। हमें अपने आर्थिक क्रियाकलाप जब हम करते हैं तब हमें तरह तरह की जानकारी की जरूरत पड़ती है, और सरकारों को तो बड़े पैमाने पर जानकारियों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है। तो इसीलिए स्टैटिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है। और समय के साथ स्टैटिस्टिकल टूल हैं या मेथड हैं, वो भी बहुत सारे जो है समय के साथ नए नए मेथड आए हैं, नए नए फॉर्मूले आए हैं, नए नए विधियां आई हैं, और उनको करने के तरीके भी मैंने जैसे बता दिया। पहले मैनुअल तरीके से वो सारी चीजें की जाती थी, अभी डिजिटल तरीके से बहुत कम समय में और बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हम ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है और कैसे ये डेवलप हुई है, और समय के साथ इनमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट आती रहेगी। ठीक है। अभी हम बात करते हैं, तो हमने ये देख लिया कि स्टैटिक्स होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेटा में और नंबर में क्या अंतर है। ठीक है। और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। अभी हम देखते हैं, हमने कहा ना कि हम इसमें क्या क्या काम करते हैं। पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, पहले जानकारी हासिल की जाती है, तभी तो उसका एनालिसिस करोगे या प्रेजेंटेशन करोगे। तो सबसे पहले आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, तो दो तरीके से कलेक्शन कर सकते हैं, यानी जितना भी तरह का डेटा है उसको हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला है प्राइमरी डेटा, दूसरा है सेकेंडरी डेटा। ठीक है। तो कलेक्शन कैसे किया जाता है डेटा का? प्राइमरी डेटा तब कहते हैं जब कोई व्यक्ति खुद जाकर डेटा कलेक्ट करे। ठीक है। तो वो क्या है, अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने शायद किया भी होगा, एक आध सर्वे किया होगा ना। ठीक है। जैसे हाउस होल्ड सर्वे करते हैं, सोशो इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों ने किया होगा, ये पहले कभी भी किया हो। मान लीजिए जैसे मैं यही बता रही थी कि जैसे कि ये वाला था, मान लीजिए आपको कौन सा साबुन का कौन सा ब्रांड अच्छा लगता है, तो अगर आप जाइए किसी भी एरिया में, ठीक है, मान लीजिए आप कोई क्या है, किसी कंपनी, जो कंपनी है, ठीक है, क्या करेंगी, मान लीजिए कोई साबुन की कंपनी है, ठीक है, तो मान लीजिए लक्स वाले हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनके प्रोडक्ट
लोगों को कितने पसंद आते हैं, नहीं आते हैं, और उसके अंदर वो फीडबैक लेते हैं कि अगर आपको क्यों कोई जो पसंद है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये सर्वे करवाते हैं। तो ये सर्वे करवाते हैं, तो अगर मान लीजिए वो अपने जो कुछ व्यक्ति हो जो सर्वेयर हैं उनको भेजते हैं, ठीक है, तो कोई व्यक्ति खुद जाके लोगों से पूछे, क्वेश्चन पूछे और उनका आंसर ले, ठीक है, तो वो क्या है, प्राइमरी डेटा। जब व्यक्ति शिवम से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और डेटा को कलेक्ट करता है, तो वो प्राइमरी है, प्राथमिक है, ठीक है। तो यानी वो जो शिवम से इकट्ठा किए हैं वो प्राथमिक है, वो प्राइमरी डेटा है। और जब हम क्या है, सेकेंडरी डेटा किसको बोलते हैं, जब क्या है, किसी और ने कर रखा है, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं ना, सेंसस का डेटा है, लिटरेसी रेट का डेटा है, कि भारत की लिटरेसी कितनी है, हरियाणा की कितनी है, यानी इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स का लिटरेसी रेट कितना है। मान लीजिए ये लिटरेसी का जो डेटा है, क्या हमने खुद किया है, किताब में जो हम पढ़ते हैं तो हमने खुद तो नहीं किया ना, हमने लोगों से पूछा नहीं कि कौन कितना पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने वो इकट्ठा कर रखा है, सेंसस के रूप में गवर्नमेंट ने वो जो है आंकड़े इकट्ठे करवा रखे हैं। तो गवर्नमेंट का डेटा है वो, यानी वो किसी सरकारी संस्था का डेटा है, और उस डेटा को हम यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए अशोक दिवाकर है ना, उन्होंने अपनी बुक लिख रखी है, तो उन्होंने बुक में जो भी मैप छाप दिए हैं, या उन्होंने जो भी डेटा यूज किया है, या जो भी टेबल यूज किए हैं, तो क्या उन्होंने खुद से वो सारे डेटा, हर चीज का, या क्रॉप के प्रोडक्शन का डेटा, या किसी चीज का डेटा, क्या उन्होंने खुद से इकट्ठा किया है, नहीं किया है, ठीक है, और किया भी नहीं जा सकता है। अगर कोई बड़े पैमाने पे करना हो, यानी कोई छोटे पैमाने पर, यानी मान लीजिए मैं अपना पीएचडी कर रही हूँ और मेरा कोई छोटा सा एरिया है और कोई छोटा सा टॉपिक है, तो उसमें तो कोई पर्सनल एक व्यक्ति, कोई यानी एक व्यक्ति डाटा इकट्ठा करने की लिमिट है, ठीक है, भी थोड़े से एरिया में ही, थोड़े से ही सतर पर ही वो कर सकता है, क्योंकि डेटा को इकट्ठा करने में समय भी लगता है, श्रम भी लगता है, और बहुत सारा पैसा भी लगता है। अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का आंकड़े चाहिए तो आप कहाँ कहाँ पे जाके किस किस से पूछ सकते हो, नहीं पूछ सकते। तो इसीलिए क्या है, ज्यादातर जो आंकड़े हैं, ठीक है, भी नेशनल लेवल के हैं, स्टेट लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, ठीक है, ज्यादातर जो आंकड़े हैं जो स्टेट मशीनरी से करवाए जाते हैं, यानी जो है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इन डेटा को इकट्ठा करते हैं सरकारों के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना, सरकारों को जानकारियों की जरूरत है अपने निर्णयों को लेने के लिए, तो सरकारों को अपने काम को करने के लिए डेटा की जरूरत होती है, इसलिए वो डेटा स्पेशली इकट्ठा करवाते हैं ना, जनगणना करवाते हैं हर 10 साल में, तो जनसंख्या का सारा डेटा इकट्ठा करवाएंगे, दूसरी चीजों का डेटा भी वो इकट्ठा करवाएंगे, उत्पादन का, एग्रीकल्चर का डेटा अलग से करवाएंगे, फॉरेस्ट का डेटा अलग से है, पशुधन है, यानी आपके देश में पशुओं की कितनी टोटल संख्या कितनी है, क्या है, उनका अलग से करवाएंगे। तो गवर्नमेंट के बहुत जो इंस्टीट्यूट हैं, तो हर इंस्टीट्यूट का अपना एक डेटा होता है। तो आपको क्या करना होता है, तो आप जो है किसी दूसरे का इकट्ठा किया हुआ डेटा, यानी किसी दूसरे ने इकट्ठा कर रखा है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया, गवर्नमेंट की किसी संस्था ने इकट्ठा किया और उसको पब्लिश कर रखा। अब जैसे सेंसस है, जनगणना विभाग है, तो जनगणना विभाग ने वो डाटा इकट्ठा करवाया और वो छपवा रखा है, वो छाप दिया, तो वो किसी बुक में पढ़ा है, तो आपने सेंसस की साइट से ऑनलाइन, यानी उसकी वेबसाइट से ले लो, या कोई जैसे सेंसस की जो बुक है उनसे उठा के आपने वो यूज कर लिया, ठीक है, तो आपने वो, आपके लिए वो क्या डाटा हो गया, वो सेकेंडरी डेटा है। तो आपने किस डेटा का यूज किया, वो सेकेंडरी डेटा का यूज किया। और एक चीज, जब हम किसी सेकेंडरी डेटा को यूज करते हैं, मान लीजिए जैसे अशोक दिवाकर अगर जो है सेंसस का डेटा अपनी बुक में यूज कर रहा है, या किसी दूसरे व्यक्ति का या किसी दूसरी संस्था का डेटा यूज कर रहा है, तो जरूरी क्या हो जाता है, उसका स्रोत लिखना, ठीक है, सोर्स लिखा जाता है कि ये डेटा ने, तो सोर्स लिख दिया सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर डेटा सेंसस ऑफ इंडिया से लिया तो सोर्स लिखना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं लिखते हो तो ये माना जाएगा कि वो आपका डेटा है, ठीक है। और अगर आपका वो, यानी अगर आपने, अगर जैसे आपने देखा होगा पिछली साल जैसे मैं स्लाइड्स बनाती थी ना, जब हम स्लाइड्स में पढ़ाते थे, तो मान ले मैंने जैसे कई सारे हम फोटो यूज कर रहे हैं या मैप यूज कर रहे हैं ना, आप लोगों को शो करने के लिए मैंने कई सारे फोटो यूज किए या वो किए, तो उनके नीचे लिखना जरूरी होता है कि ये मैप मैंने कहाँ से उठाया है, या ये फोटो मैंने कहाँ से लिया है, किसका है।
अगर मैं नहीं लिखूंगी इसका मतलब वो मेरा है, और अगर वो मेरा है नहीं, मैंने बनाया नहीं, मेरा नहीं है, और अगर मैंने उसका जिक्र नहीं किया, तब वो प्लेजरिज्म आता है। प्लेजरिज्म एक शब्द होता है, उसका मतलब होता है चोरी। जैसे कि चीजों की चोरी होती है, ठीक है, ऐसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी चोरी होती है। यानी किसी दूसरे की चीज को, किसी मान लो किसी ने बुक लिख दी और उसी बुक में से उठा के, मान लिया अशोक दिवाकर ने बुक लिख रखी है और मैंने उसकी बुक में से पढ़ा, यूं कट कॉपी पेस्ट किया और अपनी नई बुक छाप दी, ऐसे नहीं, ये क्या होगी, चोरी होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, बौद्धिक संपदा की चोरी। यानी किसी दूसरे ने अपनी बुद्धि से काम किया, उसने मेहनत की और उसकी मेहनत को मैंने उठा के यूज कर लिया। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे की मेहनत का या किसी दूसरे के जो वर्क है उसका जो पब्लिश्ड वर्क है उसका अगर आप यूज कर भी रहे हो तो आपको उसको क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है, तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर मान लो जैसे मैंने लिखा ना कि मैंने मैप लिया या किसी का कोई डायग्राम यूज कर लिया, तो मैं क्रेडिट दूंगी शॉर्ट्स लिख के कि ये उसका है, मेरा नहीं है। तो यानी यानी उसका नाम आ गया ना, चलो ठीक है मैं उसका यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको क्रेडिट दे रही हूँ कि ये मेरा नहीं है, उसका है। ठीक है, उस संस्था का है या उस व्यक्ति का है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो जो भी सेकेंडरी डेटा जब कभी भी आप आगे जीवन में यूज भी करो, ठीक है, तो इवन जैसे हम भी, मैं कह रही हूँ कि अगर मैं अपनी स्लाइड्स में किसी दूसरे की बुक का, किसी चीज का मैं यूज कर रही हूँ, तो मुझे उसके बारे में रेफरेंस देनी चाहिए कि ये चीज मैंने वहां से ली है, ताकि वो चोरी ना कहलाए। ठीक है, भी हाँ मैं, ठीक है मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन ये चोरी नहीं है। अगर आपने वो रेफरेंस नहीं दिया है कि आपने ये डेटा कहाँ से उठाया है, या ये जो भी लिखा हुआ है आपने ये कहाँ से उठाया है, तो वो क्या कहलाएगा, चोरी कहलाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लेजरिज्म। ठीक है, तो ये जो शब्द है प्लेजरिज्म, जो शब्द है ये बौद्धिक चोरी है, यानी बौद्धिक संपदा की। ठीक है, ये वस्तु की चोरी तो नहीं है, भाई आपने कोई सामान तो नहीं उठाया, कोई फोन नहीं चोरी किया, कोई वो वस्तुओं की चोरी नहीं है, पैसे की चोरी नहीं है, ये किसकी चोरी है, बौद्धिक संपदा की। यानी मान लीजिए कोई, मैंने बुद्धि से कोई फॉर्मूला जनरेट किया, मान लिया मैंने कोई स्टैटिस्टिकल मेथड मैंने नया बना दिया, कोई नया मॉडल बना दिया, और कोई दूसरा व्यक्ति उस मॉडल को यूज कर ले और मेरा जिक्र भी ना करे, तो यानी वो जो मैंने अपने दिमाग से आविष्कार किया है या मैंने दो अपने दिमाग से लिखा है, उसकी वो चोरी है। तो हम, ये क्या है, प्लेजरिज्म क्या है, स्टीलिंग और कॉपी, या स्टील करना या कॉपी करना, कॉपी करना, समझ गए ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पिछली बार शायद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कुछ जिक्र आया था ना, जब इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा, जो बुद्धि से जो चीजें, नई चीजें बनती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, प्लेजरिज्म क्या है, स्टीलिंग, या स्टील करना, चोरी करना या कॉपी करना। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, वो भी विदाउट परमिशन, बिना किसी की परमिशन के। ठीक है, या तो अगले की परमिशन से कोई चीज आप बुक छापो या उसका यूज करो, या फिर उसको एटलीस्ट क्रेडिट देना होता है। अगर आप उसकी किसी बात का, किसी है ना, किसी की कोई कोट यूज कर रहे, कुछ भी यूज कर रहे हो, तो उसको क्रेडिट देना होता है, उसका रेफरेंस देके, उसका नाम देके कि मैं यहाँ से मैंने ये बात जो कही है। जैसे होता है ना, अब अशोक दिवाकर ने ये जैसे डेफिनेशन देता है ना, मान लीजिए अशोक दिवाकर की बुक में कोई भी डेफिनेशन लिखी है, तो वो कह रहा है, मान ली स्टैटिक्स की डेफिनेशन दी है, तो यानी इसने मतलब गॉटफ्रीड है, ठीक है, उसने ये डेफिनेशन दी है, उसने ये उनका नाम दिया है, उसने ये तो नहीं कहा कि ये मेरी डेफिनेशन है। ठीक है, तो एज इट इज किसी की उठाई है, एज इट इज किसी की जो लाइनें उठाई हैं, तो उनको उसने क्रेडिट दिया है उसका नाम लेकर। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है सेकेंडरी डेटा। तो सेकंड, ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर चीजों में सेकेंडरी डेटा ही ज्यादा यूज होता है, और प्राइमरी डेटा, ठीक है, तो या तो पीएचडी, जो भी कोई नए रिसर्च करते हैं, कोई नया शोध करते हैं, वो व्यक्ति प्राइमरी डेटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, नहीं तो और बड़े पैमाने पे तो डेटा फिर सरकारें ही इकट्ठा करती हैं। वो मैंने बता, सरकारों का तो मजबूरी है, सरकारों का तो काम ही, क्योंकि इतना बड़ा देश चलाना है, सारी चीज चलाने हैं, तो उन्हें जानकारी चाहिए। तो सरकारों के पास तो पैसा भी है, सरकारों के पास तो कर्मचारी भी है, ठीक है, सरकारों के पास तो समय भी है, यानी
यानी सरकारें तो बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करवा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के पास इतना थोड़ी समय होगा, ना ही उसके पास इतने पैसे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर कोई भी सर्वे करवाए या जो है डेटा को इकट्ठा करे। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादातर डेटा है सेकेंडरी डेटा यूज होता है। ठीक है, प्राइमरी डेटा तो कोई भी हो सकता है, जैसे कि आप लोगों से भी करवाएंगे, जैसे सोशो इकोनॉमिक सर्वे है कि है ना, आपके एरिया में लोगों की जो है इनकम कैसी है, आर्थिक स्थिति कितनी है, मंथली इनकम कितनी है, या ईयरली इनकम कितनी, एनुअल इनकम कितनी है, तो इस तरीके का डेटा हम इकट्ठा कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो प्राइमरी डेटा होगा। तो ज्यादातर मैंने कहा कि सेकेंडरी डेटा का यूज जो है किया जाता है। अब ये देखते हैं कि किसी भी देश के अंदर, जैसे अगर हम हमारे देश के अंदर बात करें, तो कुछ संस्थाएं हैं जो स्टैटिस्टिक्स जो है इकट्ठा करने का, यानी स्टैटिक्स को, यानी आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम करती हैं। फिर उनका जो है टेबुलेशन का काम है, उनकी कैलकुलेशन का काम है। ठीक है, फिर उनके एनालिसिस का काम है, उनकी इंटरप्रिटेशन है, और फिर उनको पब्लिश भी करती है। ठीक है, तो एक संस्था है CSO, ये एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। ठीक है, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइज, देश, हमारे देश में आंकड़ों का, जैसे ना विभाग होते हैं, जैसे शिक्षा का विभाग है, शिक्षा मंत्रालय होता ना। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय शिक्षा से संबंधित सारे काम वही देखेगा। इसी तरीके से आई थिंक ये जो CSO है, एक विभाग है ना, एक डिपार्टमेंट है, जैसे होम मिनिस्ट्री है, उसके अंदर पुलिस आ गई, उसके अंदर दूसरी चीजें, कई सारे, एक मंत्रालय के अंदर कई सारे विभाग होते हैं। ठीक है, तो CSO आई थिंक होम अफेयर्स में है और पर्सोनल में है, मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं। ठीक है, तो ये एक केंद्रीय संस्थान है और हमारे देश का अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। आंकड़ों के संबंध में ये अपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्च। ठीक है, अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कि आंकड़ों का, यानी जैसे नए नए ये आंकड़े इकट्ठा करने का काम, किसी भी गवर्नमेंट को आंकड़े इकट्ठा करवाने हैं। ठीक है, आंकड़े आ गए, और इवन आंकड़ों के संबंध में या स्टैटिक्स के संबंध में कोई नई चीजें, जैसे कोई नई विधि तैयार करना, कोई नया तरीका, कोई नया सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स के मामले में, स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट है उसका, ठीक है, स्टैटिस्टिकल विधि और गवर्नमेंट को जो आंकड़े चाहिए होते हैं उनको इकट्ठा करवाने का, वो सारी जिम्मेवारी CSO की होती है। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग मामलों में फिर अलग अलग हैं, जैसे खासकर सेंसस ऑफ इंडिया सुना होगा आप लोगों ने, जनगणना विभाग है, सेंसस, वो पॉपुलेशन, ये सेंसस ऑफ इंडिया ना, जनगणना, ये लोगों के बारे में, सेंसस ऑफ इंडिया, तो ये व्यक्तियों की, यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो वो सेंसस ऑफ इंडिया इकट्ठा करता है। ऐसे ही होता है, जैसे होता ना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो वो अलग से, यानी वो जियोलॉजी से रिलेटेड आंकड़े करेंगे। फॉरेस्ट सर्वे होता है ना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वनों से संबंधित जो आंकड़े हैं फॉरेस्ट सर्वे करेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी सर्वे ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आंकड़े वो करेंगे। ऐसे ही यानी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट संस्थाएं हैं, ठीक है, जो आंकड़े को इकट्ठा करती हैं। ठीक है, लेकिन यानी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो है ना, कि सबका कोई चीज कैसे की जाएगी, और सारी चीजों के, चाहे वो सेंसस के हैं या दूसरे हैं, उस यानी यस गवर्नमेंट के सारे आंकड़े हैं, वो CSO उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर अलग अलग चीज से रिलेटेड आंकड़े हैं, वो अलग अलग संस्थाएं, यानी गवर्नमेंट के अलग अलग सर्वे होते हैं, भाई जनगणना के अलग है, पशुओं का अलग है, ठीक है, फॉरेस्ट के लिए अलग है,
अनाज है यानी एग्रीकल्चर के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए, इस तरीके से अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, एक एनएसएसओ है, अभी 1 मिनट का टाइम बचा है बस। एनएसएसओ, एनएसएसओ, ठीक, नेशनल, आप लिख लीजिए, थोड़ा टाइम बचा है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सर्वे करवाने का काम करते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो सर्वे करवाने हो ना, किसी भी चीज का सर्वे करवाना है, सैंपल सर्वे करवाना है, ठीक है, तो वो एक एनएसएसओ है, जो एक इंपॉर्टेंट संस्था है। ठीक है, बाकी का कल करेंगे। ठीक है, तो अभी ये खत्म हो जाएगा, बाकी का कल करेंगे, इसको कर लेना। ठीक है, और अपनी बुक में से पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं, और कल मॉर्निंग में कोशिश करूंगी। ठीक है, और 10:30 बजे। ठीक है।